बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। पोलियो जो कि एक मोज़ी मरज़ है, पोलियो के ख़िलाफ़ एक मुहिम जो है वो अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुकी है और ये तकरीबन 27 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। इस मरतबा इस मुहिम के साथ बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं, जो कि साल में 2 मरतबा बच्चों को पिलाए जाते हैं। पोलियो, जैसे मैंने ज़िक्र किया, एक ख़तरनाक और लाइलाज मरज़ है। अब ये तकरीबन पूरी दुनिया से 99.9% ये मरज़ जो है वो दुनिया से ख़त्म हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से 2 ममालिक ऐसे हैं जिसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है जहाँ पे ये मरज़ मौजूद है। लेकिन खुशकिस्मती से इस साल अब तक जो तकरीबन जितने भी ये महीने गुज़रे हैं, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ़ एक केस जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो ये खुशकिस्मती की बात है और इससे लगता है कि ये मरज़ जो है ना इस साल या अगले साल तक हम इसको जो है ना मुकम्मल तौर पर इसका ख़ात्मा कर देंगे। नाज़रीन, आज सितंबर की 22 तारीख़ है, लेकिन पेशावर समेत तमाम पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में बदस्तूर जो है वो शदीद गर्मी की कैफियत जो है वो मौजूद है। पहले वक्तों में सितंबर के आखिरी हफ्तों के बारे में ये कहा जाता था कि ये इससे जो है ना सर्दियों की आमद शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल अगर हम जायज़ा लें तो जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं या क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तो अक्टूबर के मिड तक या अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पंखे भी चलते हैं, यहाँ तक कि लोग जो है ना एयर कंडीशन भी वो चलाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 7 या 8 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। सवाल ये है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से हमें माशी मसाइल का भी सामना है, तो इससे हम या हुकूमत या उसके इदारे जो है वो कैसे निमट सकते हैं? क्या हुकूमती ऐवानों में इस मसले के हवाले से संजीदगी पाई जाती है या नहीं? और जो यहाँ पे इदारे हैं वो इस बारे में पाकिस्तान में क्या इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? अवेयरनेस की जो है ना वो कहा जाता है कि बड़ी कमी है इस हवाले से। तो आज हम इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्लेशियर्स की सरज़मीन है। दुनिया के चंद इलाकों में इनका शुमार होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में 7,000 के लगभग ग्लेशियर्स हैं जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हैं। इन ग्लेशियर से कभी कभी तूफ़ान पड़ते हैं, वहाँ से पानी जो है ना वो जब यानी वो जब ये पिघल जाते हैं तो उससे बाज़ औक़ात वो एक साइंसी नाम लेते हैं ग्लॉफ, GLOF ये एब्रीवेशन है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ये उसका एब्रीवेशन है। तो ये जैसे वहाँ पे ग्लेशियर के अंदर पानी जमा होता है, फिर उस वो अचानक जो है ना वो पिघलने से पट जाता है, तो उससे यानी हज़ारों लाखों क्यूबिक फुट जो है पानी निकल आता है, फिर वो आबादी पे आता है। माजी में हमने देखा है कि स्वात में जब सैलाब आए 2010 में, तो वो भी गुलाफ के पटने से हुए। तो अभी जो हाल ही में इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो ये हमारे ग्लेशियर जहाँ पे है वहाँ कोई 33 के करीब ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिसमें गुलाफ जो है ना उससे पटने का ख़तरा है। तो इस पर भी आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे और आज हमने अपने प्रोग्राम में 2 माहिरीन को दावत दी है। हमारे पहले मेहमान जनाब फ़हद बंगश साहब हैं, यही ग्लॉफ प्रोजेक्ट 2 के जो है कोऑर्डिनेटर हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर फ़हीम अहमद साहब हैं, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ पे मेट ऑफिस में। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब फ़हद बंगश साहब, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वो 33 जो है ना वो एक जैसे रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया कि ऐसे ग्लेशियर्स है जिसमें ग्लॉफ के जो है ना वो पटने का ख़तरा है, तो क्या वाकई ऐसा ही है? शुक्रिया जी आपका मुझे टाइम देने के लिए। इसके हवाले से मैं आपको थोड़े
बैकग्राउंड बता देता हूँ जनाब। कि इसमें एक्चुअली ये रिपोर्ट जो शाये हुई थी 2011 में, एक आलमी इदारा है ईसी मोड, हमारे मेट डिपार्टमेंट के मुश्तरका कोशिशों से इन्होंने एक ग्लेशियर इन्वेंट्री बनाई थी कि पाकिस्तान में टोटल कितने ग्लेशियर्स हैं। उस इन्वेंट्री में इन्होंने जो तयन किया था कि पाकिस्तान में ओवरऑल पर्टिकुलर नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसमें जीबी, केपी और एजेके तीनों फॉल करते हैं, इन तीनों में कोई 5000 से ज़ायद ग्लेशियर के ज़ख़ायर मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें से जो वल्नरेबल हैं, जो कि फटने या तबाही के इम्कानात बना सकते हैं, उनमें से टोटल जो है वो मोर दैन 3000 है। अच्छा। और उसमें से जो मोस्ट वल्नरेबल इन्होंने तयन किया था कि जिनके अनकरीब डिज़ास्टर का ख़दशा है, वो 33 थे। चूँकि ये फिनोमेना आपने कहा क्लाइमेट चेंज एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के एक निचोड़ करके एक चीज़ बना के वो क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, इसमें आपका इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, हेल्थ भी आ जाता है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा। अगर आप एक चीज़ को छेड़ेंगे तो एक्चुअली आप क्लाइमेट चेंज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस लिहाज से चूँकि अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, बिल्कुल, तो ये अगर आप पहले देखते तो पहले हमारे अप्रैल जून तक गर्मी शुरू हो चुकी होती थी। अब हमारा गर्मी शुरू ही मई में होती है और ख़त्म अक्टूबर में होती है। इसी वजह से हमारी जो बारिशों का सिलसिला था वो भी डिस्टर्ब हुआ है। इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्टडी की है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने कि हमारा जो मानसून का रेंज था वो भी डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। पहले अगर मानसून हमारे मालाकन डिवीज़न में कई इलाकों तक मानसून का रेंज था, उसके ऊपर बलाई इलाकों में नहीं था। अब इवन इन्होंने जो रिसेंटली हमें इंफॉर्मेशन शेयर की वो ये थी कि चित्राल जो कि पहले कभी नहीं था, वो भी मानसून के रेंज में आ चुका है। अच्छा। थोड़े हद पेशावर पहले मानसून के रेंज में नहीं था जी। अभी है? अभी ये तो सर अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, मगर चित्राल, क्योंकि हमारा फोकस उस इलाकों में ग्लेशियर के हवाले से, तो उन इलाकों में चित्राल का थोड़ा सा हिस्सा मानसून में आ रहा है, जो कि एक ख़तरे की अलामत है, क्योंकि वहाँ पे सारे ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। उधर जब आपके मानसून में बारिशें शुरू हो जाए तो वो ग्लेशियर पिघलाने में बहुत तेज़ी से ख़तरा वो करते हैं, अलर्ट इशू कराते हैं। अच्छा। तो ये हमारे जो 33 था आपने जो तयन किया था, इसके ऊपर हमारे महकमा मौसमियात और इनके साथ साथ और भी प्रोविंशियल 9 डिपार्टमेंट्स के एक कंबाइन हमने एक टीम बनाई थी पिछले 2 सालों में, जिन्होंने जाके एक ग्लेशियर को वेरीफाई किया था कि इधर ये सही रिपोर्ट्स हैं या नहीं, क्योंकि जो 2011 की रिपोर्ट थी वो ज़्यादा सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर थी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जाके फिज़िकली, जो कि एक बहुत ख़तरे के काम इन्होंने किया था और बहुत मतलब उसके लिहाज से इन्होंने काफ़ी करेजियस काम भी किया था कि इससे पहले कोई इन इलाकों में गया भी नहीं था, पर्टिकुलरली हमारे सरकार के हवाले से जी। तो ये लोग गए, इन्होंने वहाँ जाके एक ग्लेशियर और एक लेक का वेरिफिकेशन की कि इधर ये है भी डिज़ास्टर्स या नहीं है, और उनमें से इनकी जितनी भी कुछ ऑलरेडी ड्रेन आउट हो चुकी थी नेचुरली, जिसमें एक गुलेन का आपने 2 साल से इंसिडेंट सुन रहे हैं, तो ये वही ग्लेशियर्स हैं जो कि इन्होंने रिपोर्ट किए थे। अच्छा। इस हवाले से हमारे स्वात में, मटिलतान में हो गया और आपका उतरोड़ में हो गया, हमारे चित्राल में और काफ़ी इलाकों में जो इनके रिपोर्ट्स में थी उनमें काफ़ी पिघल गए थे, मगर इसके साथ साथ नई झीलें भी बन गई थी, जो कि और ख़तरे की अलामत है, जो पहले लिस्ट में नहीं थी अभी लिस्ट में आ गई, जो कि पिछले साल इन्होंने हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के साथ जो इन्होंने लिस्ट शेयर की थी। हमारे पास एट द मोमेंट KP में सिर्फ मोर देन 170 जो है वो ग्लेशियर लेक एग्जिस्ट करते हैं, झीलें एग्जिस्ट करती हैं। अभी उसके ऊपर हमारे इनके साथ दूसरा फेज़ पे हम ये करेंगे कि जाके उनकी भी वो करें, निशानदेही करें और उनकी वैलिडेशन करें कि इधर ये सचमुच में ख़तरा है या नहीं। अगर है तो हम फिर सूबाई हुकूमत की मदद, ताउन के साथ और मदद के साथ इन जगहों के लिए एहतियाती तदबीर और। अच्छा, तो ये इसको मतलब रोका जा सकता है कि जैसे ये ग्लोफ? तो जी कभी नहीं, क्योंकि ग्लोफ के अगर आपने कभी वीडियो देखी हो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप फिर इसमें चला भी लें तो लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा। ये पानी की शक्ल में नहीं आता, ये जब आता है तो इस तरह आता है जिस तरह मिट्टी आ रही हो। अच्छा। और वो मिट्टी के साथ फिर बड़े बड़े बोल्डर्स भी आ रहे होते हैं, पत्थर हो गए, जो चीज़ सामने आती है, दरख्त होते हैं वो भी आ रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा होता है, मगर उठ के आ रहा होता है। मतलब ये प्लेन जिस तरह पानी तो नीचे बह रहा होता है, ये इस तरह अपने साथ, मतलब मैं आपको किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करूँ, मगर ये एक हैवी मास ऑफ सॉइल, एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ इट, ये अपने साथ लेके आते हैं। पीछे से रिलीज पानी होता है, मगर सामने जो आता है वो इससे मिल के एक अजीब सी कोई चीज़ बना देते हैं और हटाता जाता है ना, जो भी जो सामने आते हैं उसे साथ लेके जा रहा होता है, आगे जा रहा होता है, रुकता नहीं है, ये जा रहा होता है मगर बहुत स्लो पेस पे। तो जो कि इसी के हवाले से हम लोगों ने UNDP और महकमा
मौसमियाती तब्दीली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ताउन के साथ हम लोग प्रोजेक्ट है ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी इस पे रोकने के हवाले से मैं नहीं कह सकता कि हम इसे रोक सकते हैं, मगर इससे तबाही से जो आप बचाव मैक्सिमम कर सकते हैं उसके हवाले से हम इस पे आगे भी आएंगे। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, 2010 में जो सैलाब का मैंने हवाला दिया वो पाकिस्तान के जो मतलब माजी में आने वाले तबाकुन सैलाब में उनका शुमार होता है, वो मैंने खुद कवर किए हैं। यानी वो स्वात से क्रिएट हुए, फिर वो उसने जो है ना हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो 4 सदा है, नौशेरा तो पूरा डूब गया था, मुझे याद है बिल्कुल। यानी मैं खुद हम रिपोर्ट करके मुख्तलिफ इलाकों से मैं जाते रहे हैं, तो उस वो भी गुलाफ से क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद फिर 2013 में भी सैलाब आया, 11 में भी आया, 12 में भी आया, 13 तक फिर आते रहे। वो भी गुलाफ की वजह से थे या उसकी कोई यानी ये सैलाब जो है ये सारे गुलाफ से आते हैं या कोई और वजह भी होती है? नहीं, 2010 का जो सैलाब था उसमें गुलाफ का इवेंट यानी कोई इस तरह का रिपोर्टेड इनसे उसके रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। वो मेनली बारिश ज़्यादा हुई थी उस वजह से आया था कि हमारे जो जुलाई के एंड के डेट्स थे उनमें मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके अपर KP से लेकर तो इवन के पेशावर में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। 100 यानी 200 मिलीमीटर से ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना 200, 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा। तो वो तो ज़्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से जो है ना वो चीज़ हुई थी, एक फिनोमेना हुआ था। उसमें गुलाफ का ऐसा कोई रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं था। और उसके बाद जो हर साल आते रहे बिल्कुल, वो भी बारिशों की वजह से। अच्छा, बारिशों की वजह से। जो गुलाफ का इंसिडेंट होता है वो एक लोकलाइज फिनोमेना होता है, यानी अक्सर ये होता है कि एक ख़ास जो लोकल कम्युनिटी या लोकल जो इलाका होते हैं वहीं पर उसका असर होता है। फिर जब ये डाउन स्ट्रीम जाता है तो जैसे बंगश साहब ने कहा कि इसके साथ हो सकता है पानी की मिकदार इसमें कम हो, इसमें डिब्रीज और जो बोल्डर्स वगैरह होते हैं या जो लूज़ मटेरियल होता है ये अपने साथ वो लेके आता है। अच्छा। और वो तबाही फैलाता है, ठीक है ना। जब ये नीचे आता है तो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि सेटल होना शुरू हो जाता है, जब ये मेन रिवर में आता है तो उस वक्त तक उसका असर अमूमन कम हो चुका होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इसमें मटेरियल ज़्यादा हो तो ये मेन रिवर को भी ब्लॉक कर सकता है, जो कि और ज़्यादा यानी तबाही का बायस बन सकता है। लेकिन जो 2010 वगैरह या उसके बाद जो 2-3 सालों में इवेंट हुए थे उसमें गुलाफ का वो नहीं था शामिल। अच्छा नाज़रीन, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हमारे ग्लेशियर्स है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि लगभग 7000 के करीब है, तो ये हमारे लिए पानी का एक बड़ा ज़रिया भी है। लेकिन कुछ इस तरह की भी रिपोर्टें मतलब उनकी इतलात हैं कि ये जो है ना बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो अगर ये इस तरह पिघलते रहें तो अगले जो है ना मतलब 40-50 सालों में ऐसा मंज़र भी आ सकता है कि हमारे सारे दरिया जो है वो खुश हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। फिर जो है वो ये जो सूबे हैं ये फिर पानी के ऊपर जो है ना वो आपस में लड़ेंगे। ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये ग्लेशियर जो है बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, इस बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो इस हवाले से तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा क्योंकि वो इनके माहिरीन हैं। अच्छा। तो वो अगर बता दें, मगर जो इनकी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था वो यही था जो आपने जिक्र किया कि 2050 तक जिस हवाले से गर्मी बढ़ रही है और जिस मकदार से आपकी पॉपुलेशन और सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, तो 2050 तक हमारे जो बलाई इलाके हैं इनमें ग्लेशियर्स के ख़त्म होने का अंदेशा है। अच्छा। और जब ये ख़त्म होंगे तो मतलब यहाँ पे जो मेजर सोर्स है वो तो वाटर ही है, तो वो आपका जब ख़त्म होगा तो यहाँ से आबादी भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। जो कि कलाम है उसके हवाले से अगर डॉक्टर साहब मज़ीद बता सकें। डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे, वाकई पिघल रहे हैं हमारे ग्लेशियर तेज़ी से। असल में जो ग्लेशियर्स की नेचर होती है ये बहुत कम्प्लेक्स और डायनामिक किस्म के इसका बिहेवियर होता है। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे इसमें यानी रिसर्च स्टडीज़ इसमें हुई हैं और अमूमन यही कहा जाता है कि जी जितने भी ग्लेशियर हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, यानी उनमें कमी आ रही है। अच्छा। लेकिन चूँकि ये डाटा डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ का डाटा होता है, इसमें प्रॉक्सी डाटा भी होता है, इसमें मॉडल भी शामिल होते हैं, सैटेलाइट डाटा भी होता है और ऑन स्पॉट जो इंस्टीट्यूट डाटा होता है वो भी होता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो कराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं उनका बिहेवियर दूसरे ग्लेशियर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा। यानी वो बढ़ रहे हैं।
अब बढ़ने के बारे में भी कहा जाता है कि जी हो सकता है उनकी लेंथ वगैरह तो बढ़ रही हो, यानी वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो ग्लेशियर हमेशा जो है ना मूवमेंट में होता है, वो सिरकता रहता है। तो कि जी हो सकता है कि इसकी लेंथ चेंज हो गई हो लेकिन मास वगैरह जो है उसका उतना ही हो, या उसमें जो वॉल्यूम है आइस का या पानी का वो उतना ही हो, सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ गया हो। तो लेकिन ये है कि अमूमन जो कंसेंसस है वो ये है कि ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं, कम हो रहे हैं उनकी मिकदार वगैरह, या उसमें आइस की मिकदार जो है या वो कम हो रही है, पिघल रहे हैं। अच्छा। तो पिघलने से जैसे आपने शुरू में कहा कि जी पानी की मिकदार हमारी दरियाओं में अराउंड 20 to 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो इन ग्लेशियर का मेल्टेड जो पानी है वो आता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, मेल्टिंग यानी जो इसका पिघलाव है ये बढ़ता है, तो शुरू में तो ये होगा कि हमें हमारी दरियाओं में पानी ज़्यादा होगा। चूँकि स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, तो वो पानी जब निकल जाएगा और अगले 50 बरसों में कहते हैं जी कि इनमें से अक्सर ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अच्छा। ये एक स्टडी है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही हो, ये प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं 50 में ना हो, 100 सालों में हो। तो फिर ये होगा कि मेल्टिंग के लिए वहाँ पे आइस वगैरह होगी नहीं, तो दरियाओं में जो है वो पानी कम होना। नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक मरतबा फिर जो है मैं ये जो पोलियो के हवाले से मैंने इब्तिदा में भी कहा, ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि पोलियो जो है वो इंतहाई ख़तरनाक और मूजी मरज़ है। इसके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम शुरू हो चुकी है जो कि 26 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। ये तकरीबन तमाम दुनिया के तमाम ममालिक से ये मरज़ जो वायरस से फैलता है ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन 2 ममालिक ऐसे हैं जिसमें एक पाकिस्तान भी है जहाँ पे ये मरज़ अभी मौजूद है। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस साल अब तक सिर्फ एक केस जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो इससे लगता है कि इस मरज़ के ख़ात्मे के हम करीब पहुँच गए हैं, और अगर ये इसमें आवाम ताउन करें, हुकूमत और उसके इदारे जो है ना इस तरह मुसलसल कोशिशें करते रहें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस मरज़ पर काबू पा लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। बंगश साहब, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं या क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे माशी मसाइल का भी सामना है, तो इससे माशी मसाइल कैसे पैदा होते हैं? सर, इस हवाले से जो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप एक चीज़ को प्लान करते हैं, हमारे जो चूँकि माशी पाकिस्तान की मीशत का दारोमदार ज़्यादातर ज़राअत पे है। अब आपकी जब बारिशों का सिलसिला थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है तो उससे आपकी ज़राअत का ज़्यादा होता है। मैं पिछले साल मेरे मेट वालों से इस पर डिस्कशन हुई थी कि सबसे ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन कौन लेता है। इन्होंने मुझे कहा हमसे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फार्मर लेता है, किसान, और दूसरा भट्टियों वाला, भट्टी जो ईंट बनाते हैं, क्योंकि इनका भी सारा ब्रिक किलन्स एग्जैक्टली। तो उस लिहाज से अगर आप देखें आपकी बारिशों का सिलसिला ख़राब होगा तो आपकी मीशत ख़राब होगी, क्योंकि आपका मीशत का बेसिक जो आप बैक बोन कह दें वो ज़राअत है। उसके अलावा आपकी ये ग्लॉफ आ गया, एक सैलाब आ गया, या लैंड स्लाइड हो गया, आपके सारे ज़्यादातर रोडों के जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, रोड टूट जाते हैं। पहाड़ी इलाके जो ज़्यादातर पहाड़ों में इन्होंने रोडें बनाई हुई हैं वो स्लाइडिंग की वजह से तबाह हो जाती हैं, तो आपका जो इधर से माल उधर जा रहा होता है, उधर से इधर, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। प्लस लोगों के ज़्यादातर बिजनेसेस हो जाते हैं इसमें। हमारे चूँकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग जिस तरह बाहर मुल्कों में होती हैं, तो आपका अगर एक ट्रक भी अल्लाह ना करे कहीं तबाही का बायस बन गया और तो आपका एक्चुअली करोड़ों रुपए का माल ज़ाया हो गया, और फिर उस बंदे की जो जितनी भी जमा पूंजी होती है वो उसमें लग जाती है। तो मीशत हमारी काफ़ी डिस्टर्ब होती है हर लिहाज से। अगर आप इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप जिस एस्पेक्ट को भी, नौकरियों को देखें तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि मिसाल देता हूँ, पिछले साल 2 साल पहले जो ग्लोफ में इवेंट हुआ था गुलेन में, तो वहाँ पे बहुत इन्होंने काफ़ी चित्राल में था ना ये, चित्राल में PDMA ने उसके हवाले से 432 करोड़, मतलब 432 मिलियन 43 करोड़ रुपए तकरीबन उन्होंने मुख्तस किए कि इधर जो तबाही हुई इनके लिए काम करें। वो सब कुछ होने के बाद इन्होंने जब काम शुरू करने लगे तो अगला सैलाब आ गया।
तो जो कुछ भी इन्होंने प्लान किया था वो दोबारा ज़ीरो हो गया। तो मईशत जो इन्होंने पैसे रिज़र्व किए थे वो टेक्निकली कम पड़ गया, अब उन्होंने और एक्स्ट्रा और भी करना है। तो आपकी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ रहे। और क्लाइमेट चेंज से जो तबाहियाँ हो रही हैं ये सारी प्लान तो नहीं हो रही है, अचानक हो जाती है, डिज़ास्टर आ जाता है। और जितना कुछ आपने प्लान किया था पीछे वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी मईशत पे इसका काफ़ी बोझ आता है हर लिहाज से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया कि पाकिस्तान उन 7 या 8 ममालिक में शामिल है जो ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है। तो यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, यानी इसकी तो बड़ी एक वजह जो पूरी दुनिया में बताई जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो फिर हमारे ऊपर इसके ज़्यादा मतलब ये असरात क्यों हैं? बिल्कुल रिफत साहब, आपने बड़ा अच्छा यानी सवाल पूछा, और अक्सर लोग हमसे ये पूछते भी हैं कि जी हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री भी नहीं है और दूसरा जो पोल्यूशन वगैरह भी एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों के उतना नहीं है जी, तो फिर हमारे ऊपर असरात इसके क्यों हैं। वजह उसकी ये है कि जो एटमॉस्फेयर है या जो ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं या वेदर कंडीशंस, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के उसमें नहीं आते। अच्छा, अगर कोई और मुल्क भी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन वहाँ पे हो रही हैं तो वो अल्टीमेटली क्रॉस द बाउंड्री आके आपके मुल्क पे जो है ना वो असरअंदाज होती हैं। अमूमन ये देखा गया है कि सर्दियों के शुरू में जो है ना इंडिया में किसान वगैरह अपनी जो चावल की फसल होती है या दूसरे जो उनके फसलों के रिमेनिंग्स होती हैं तो उनको आग लगा देते हैं। अपनी वो जो पराली जिसको कहते हैं कि अपनी फसल को खाली, खेत को खाली करने के लिए कि जो यहाँ पे बकाया जो भूसा वूसा पड़ा हुआ है वो जल जाए ताकि जिससे वो स्मोक क्रिएट होता है हाँ, ना, वो उससे उसके फिर हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान में भी, लाहौर में पाकिस्तान में और अब इवन पेशावर तक यहाँ तक भी पेनिट्रेट हो अच्छा। आता है और वो स्मोक की कैफियत महीनों महीनों रहती है। नवंबर दिसंबर में आलमोस्ट आपके जो लाहौर है, फैसलाबाद हो गया, इन इलाकों में स्मोक की कैफियत होती है। तो इसी तरह दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में जाके तो मिक्सअप हो जाते हैं और क्रॉस द बाउंड्री आके जो है ना तो दूसरे जगहों पर भी अपना असर ये हमारे यहाँ तो ये नहीं है फसलों को ये जलाने वाला, ये हमारे यहाँ बहुत कम है। अच्छा। और पंजाब में कुछ जगहों पे होता है लेकिन वहाँ पे फिर सूबाई हुकूमत जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करती है और उस वजह से जो है ना बहुत कम यानी ये चीज़ है, हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। अच्छा, ये जो जैसे अब इंडिया में है तो इंडिया मतलब ये है कि आबादी ज़्यादा है, उनका भी जो है ना बड़ा मसला है। वैसे ये चीज़ जो है ना, ऐसे इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप उसको जलाते हैं, मतलब और कोई तरीका नहीं है किसानों के पास? नहीं, बिल्कुल इसके है। जो हमारे इन्वायरमेंट के जो माहिरीन हैं या एग्रीकल्चर के जो माहिरीन हैं वो हमारे किसानों को भी बताते हैं और ज़ाहिरी बात है कि उनको भी वहाँ पे ये बताया जाता होगा कि इसका अल्टरनेट इस्तेमाल भी है कि बजाय इसके कि आप इसको जलाएं आप इसको उसी खेत में जो है ना दफना दें। ठीक है, तो वो नीचे जाके उसका बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है, ये तो नेचुरल चीज़ है, तो ज़मीन के साथ वो मिलके तो वो खाद बन जाती है उसका। बजाय इसके कि आप उसको जलाएं तो थोड़ी सी मेहनत करें, हल चलाएं, उसको मट्टी के अंदर दबा दें तो अगली फसल जो है उसके लिए ये बतौर खाद जो है ना इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा। और नामियाती खाद होती है, ऑर्गेनिक वो है, ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि उसको आप एज ए वेस्ट जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि उससे आप कोई कारखाने वगैरह में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे काम लिया जा सकता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो चावल का वो है पराली वगैरह है या उसका जो उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई जाती हैं तो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह है कि हुकूमत उन लोगों की थोड़ी सी यानी अवेयरनेस उनमें पैदा करें। सही। बंगे साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं तो यानी ये तो हमारे सामने है कि आज से कोई 15-20 साल पहले तक तो पाकिस्तान में कोई इस लफ्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं था। हालांकि इसके असरात जो हैं हमें, मुझे याद है कि कॉलेज के दौर से जो है ना वो जैसे मौसमों में तब्दीली आनी शुरू हुई, बिल्कुल गर्मियों के अंदर जो है ना जून तक बारिशें होती थी, बिल्कुल हम पंखी नहीं चलाते थे सॉरी। तो यानी ऐसा फिर ये पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि यानी अभी ये क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का नाम तो दे रहे हैं लेकिन अभी तक जो है ना वो मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि एक डिवीज़न के तौर पे उसे मतलब चलाई जा रही है। तो जो मतलब पाकिस्तान में इस हवाले से मेरा मतलब ये है कि वो जो हुकूमती सतह पे उस तरह तवज्जो नहीं है इस तरफ, जैसे ये इतना बड़ा इशू है, बड़ा जैसे अब आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये हमारे लिए जितना बड़ा मसला बन सकता है
उस तरह मुझे लग रहा है कि जैसे उतनी तवज्जो नहीं है। जी, आपने सवाल भी खुद ही किया, उसका तकरीबन जवाब भी खुद ही दे दिया। अच्छा। असल में ये पहले जो था, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज जो इन्होंने पर्टिकुलरली इसे नाम दिया है, तो वो इन्होंने कुछ अर्सा पहले, मैं ख्याल 10-15 साल पहले दिया था। इससे पहले अगर एक वर्ड आपको याद हो, ग्लोबली यूज़ होता था, ग्लोबल वार्मिंग के। जी बिल्कुल। उसमें से इन्होंने काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग से फिर इन्होंने कहा कि यार हमारे ओजोन लेयर में एक होल भी डेवलप हो रहा है। उसके लिए इन्होंने काफ़ी रिसर्च की कि रीज़न क्या है ये सब कुछ होने का, जिसके इन्होंने जो एक जगह पे मैंने पढ़ा था, इन्होंने तायुन ये निकाला कि ये क्रॉस कटिंग है, ये एक चीज़ से नहीं हो रहा, ये आबादी बढ़ने से भी हो रहा है। वो उसके अलावा जो आपके मईशत मुल्कों की बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ा, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग। तो उस लिहाज से इन्होंने, चूँकि ये क्रॉस कटिंग है, हर एक चीज़ एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे नुकसान या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो उस लिहाज से इन्होंने इसे नाम ही क्लाइमेट चेंज दे दिया। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो कोई ऐसा पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं करता। अच्छा। वो हर एक चीज़ को कहता है कि यार हर एक चीज़ के नेचर के एक चीज़ को डिस्टर्ब करने से दूसरी चीज़ भी डिस्टर्ब होगी। तो उस हवाले से इन्होंने फिर, चूँकि पाकिस्तान हमारा बहुत, आई गेस फ़हीम साहब अच्छा बयान कर सकेंगे, मगर मेरे ख्याल से इससे हम दुनिया में 1% कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज की तरफ। अच्छा। मतलब जो तबाहियाँ बन रही हैं, जो सबसे बड़े तबाहियों का बायस बने वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिधर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम तो उसके लिहाज से 1% से कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की अच्छा। लिहाज से, और सबसे ज़्यादा मुतासर हम हो रहे हैं। मतलब हाँ। तो इस रेसिप्रोकल थिंग अगर आप देखें, नुकसान हम कम दे रहे हैं और हमें नुकसान ज़्यादा पहुँच रहा है। तो उस लिहाज से हमारे मिनिस्ट्री जो है, ये चूँकि पहले मिनिस्ट्री होती थी इन्वायरमेंट के नाम से, मगर 18वीं में तरमीम के बायस इसे डिवाइड कर दिया। ये इसके ज़्यादातर जो कंपोनेंट थे वो दे दिए सूबाई खुद मुख्तारी में आ गए। इसका सिर्फ पॉलिसी के लिहाज से और जो मेजर फ्रेमवर्क्स हैं उनके लिहाज से, जिस पे फिर प्रोविंसेस अपने प्लान्स डेवलप करते हैं और बजट में अपने वो बजट प्रेजेंट करते हैं एट द फेडरल लेवल, तो उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा जो वो है फेडरल लेवल पे कुछ हिस्सा रहा नहीं है। तो मिनिस्ट्री वहाँ पे अभी भी जो है ये डिवीज़न हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साहब के हाथ में, जिनके साथ काफ़ी एक्सपर्ट एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं, वो इन्हें इसी लिहाज से गाइड करते हैं कि किधर किधर इन्हें क्या क्या चाहिए। जिसमें हमारा एक सबसे क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा हमारा एट द मोमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एक है बिलियन ट्री सुनामी, जी बिल्कुल, जो कि मिटिगेशन लेवल पे काम कर रहा है। फिर दूसरे हमारे 2 और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मिनिस्ट्री के साथ। UNDP का एक चल रहा है जिसमें हम है, वो है ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट, जो कि एडेप्टेशन पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ एडेप्टेशन के ऊपर एग्रीकल्चर का एक और प्रोजेक्ट FAO लेके आया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से है। उनका काम अगर आप देखें, ग्लोफ का काम हो गया, या FAO के प्रोजेक्ट ग्रीन एग्रीकल्चर है या समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो है वो ज़्यादातर काम सूबों में ही कर रहे हैं। वफाक के लेवल पे इनका कोई इतना अहम किरदार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ग्लेशियर्स भी जो है वो सूबों में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके ज़रात भी है तो वो सूबों के अंदर है, वफाक में बहुत कम लेवल पे है। तो ये सारे कर मिनिस्ट्री ही रही है, मगर सूबों के लेवल पे कर रही है। वफाक के लेवल पे ज़्यादातर जो मिनिस्ट्री का काम है वो पॉलिसी को डिफ़ाइन करना, बजटिंग डिफ़ाइन करना, और उसके अलावा जिन जिन सूबों में जितनी जितनी सलाहियत है किसी काम करने का, उस लिहाज से उनका बजट तैयार करना। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल आपसे भी है कि हम देख रहे हैं कि जैसे बंगे साहब ने कहा कि हम पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट के लिए हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल गरीब मुल्क है, इतनी तो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन उसके असरात जो बाकी दुनिया के हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा है। लेकिन क्या हमारे जो मतलब यहाँ पे हुकूमती ऐवानों में इतनी संजीदगी नज़र आती है? जिस तरह ये मसला संगीन है, आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा ख़तरा, अभी भी ख़तरा है और बन भी सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कंट्रीब्यूशन हमारी बहुत कम है ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से देखें या क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं, लेकिन हमें जो मुश्किलात हैं या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर आते हैं उसमें हमारा नंबर काफ़ी ऊपर है। तो जैसे पहले कहा गया कि जी ये चीज़ें चूँकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड होती हैं, जब आप एमिशन करते हैं तो वो एमिशन आप यहाँ कर रहे हैं, इफ़ेक्ट उसका कहीं और भी होगा। और दूसरी जो बात आपने की है कि हुकूमती सतह पे, तो जैसे
यानी क्लाइमेट चेंज जो है वो एकदम से नहीं होती, ये आहिस्ता 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 चीज़ें चेंज होती हैं और आखिर में उसका इफ़ेक्ट आपको फिर फील होता है। इसी तरह से जो इसके लिए आप इक़दामात उठाते हैं वो भी एकदम से कोई यानी जादुई छड़ी जिसको हम कहते हैं ना कि हुकूमत आए और एकदम से कोई वो इस तरह के इक़दामात करे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये इस तरह से होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। हुकूमत इसके लिए स्टेप्स उठा रही है। 2012 में पाकिस्तान की पहले क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद गाय इस पे काम हुआ। जब 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ें सूबों को दे दी गई तो उसमें मुख्तलिफ़ सूबों ने अपने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी उन्होंने और एडाप्टेशन के लिए उन्होंने स्ट्रेटजीज़ भी डिफ़ाइन किए, डेवलप किए। तो बिलियन ट्री सुनामी जो है उसको हम एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो मेनली फोकस इसका जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उससे नबरदाज़मा होने के लिए है। और केपी में वो जब चला था तो बड़ा एक यानी कामयाब प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी पजीराई हुई थी। इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारे इक़दामात हैं जो हुकूमत यानी इसी जानिब ले रही है। और मैं ख़ुसूसी तौर पे कहूँगा कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो इस चीज़ को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं वो भी इंटरनली इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो एकेडमिया से सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और उनकी मालूमात से जो प्रैक्टिशनर हैं यानी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने उनको जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ इक़दामात हो रहे हैं। यानी आपका मतलब ये है कि खान साहब हम सुनते आए हैं, बल्कि परसों भी उन्होंने जो है ना एक यूएन की जो है ना इस हवाले से एक थी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो बरतानवी वज़ीर आज़म है वो भी उसमें को होस्ट थे, बोरिस जॉनसन, उसमें से भी इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था। तो आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें इस तरफ थोड़ी सी संजीदगी ज़्यादा है, आपका ये मतलब है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो है ना देखें, एक मसले को मसला समझना जो है ना वो अगर आप उसकी हकीकत को जान लें तो मेरे ख्याल में यहाँ से आपकी संजीदगी जो है वो आया होती है। अगर आप किसी चीज़ को मसला समझते नहीं हैं तो फिर बेशक आप जैसे भी इक़दामात करें, अगर आप उसको मसला नहीं समझ रहे हैं तो मौजूदा हुकूमत की ये एक मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि वो इस चीज़ को एक मसला समझ रहे हैं और एक थ्रेट समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, फ्यूचर में हमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा यानी फोकस करना पड़ेगा। और मुख्तलिफ़ दुनिया के उसमें रिसर्च हुई है कि अगर आप $1 आज लगाते हैं तो वो आपके जो है ना $100 जो है या उससे भी ज़्यादा आपकी सेविंग होती है फ्यूचर में। कि अगर आप क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव को नज़र में रख के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का $1 कल के आपके $100 को बचाएगा। अच्छा। तो हमारी हुकूमत भी इसी उसको देख के जो है ना तो इक़दामात कर रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अच्छा, बंगी साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो, ये हुकूमत जो खान साहब जिसको लीड कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी संजीदगी है, तवज्जो है, तो मैं इसका कुछ इंचार्ज नहीं हूँ। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो मैं ये बंगी साहब के साथ बात करूँगा। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। बंगी साहब, वो जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, अब ये तो ऐसा है कि इससे पूरे यानी हमारे पाकिस्तान का हर शुबा ज़िंदगी, चाहे वो मज़दूर है, तालिब इल्म है, कोई अफसर है, सहाफ़ी है, जो भी है, सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन जो ये इन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे खान साहब जो है ना बड़े सीरियस है, वो जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस का आपको हवाला भी दिया, तो जो हम मतलब निचले लेवल तक अगर हम देखते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा, मैं इसका माहिर नहीं हूँ, आप लोग माहिरीन हैं, तो अगर सिंपल सा मैं इसका एक बात करूँ कि निचले लेवल तक हमें जो है ना ऐसी कोई इस हवाले से आगाही या अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती।
जी बिल्कुल, आपने इस हवाले से ठीक कहा। एक तो हमारा ये है कि चूँकि हम इतने डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं, जी। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंजेस इन इलाकों में, जो निचले लेवल की आप बात कर रहे हैं, वो इन रिमोटनेस में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ हम लोग सूबाई लेवल पे पेशावर या इस्लामाबाद लेवल पे करते हैं, उनके असरात आपको बहुत मुश्किल से चित्राल में, ब्रोगल में नज़र आएंगे। वहाँ पे हमारे स्पेशली सरकारी महकमे काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। मैं जिधर भी गया हूँ, सरकारी महकमे ने अपने आप को उधर प्रेजेंस रखा है, मेरे लिए नहीं, अपने काम के लिए। मगर चूँकि वहाँ पे लोगों में इतनी, एक तो अपने लिए आगाही इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरा उनमें अवेयरनेस नहीं है कि यार इन चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा है। जिस तरह आपने कहा कि आज का 1 रुपये कल का 100 रुपये है, तो वो लोग आज के 1 रुपये के लिए फ़िक्रमंद है, कल के 100 रुपये के लिए इतने फ़िक्रमंद नहीं है। तो उस लिहाज से अभी ऐसा ऐसा लोगों में इस हवाले से आगाही आ रही है, और हुकूमत भी इस लिहाज से काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लोगों को, लोकल लोगों को इंगेज कर रही है इन कामों में। जिस तरह भी आपको इन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी का एग्जांपल दिया, तो उनमें जितनी भी शजरकारी मुहिम चली है, तो उन्होंने लोकल लोगों को इसमें इंगेज किया है, ताकि, और फिर इसमें इन्होंने एक कभी प्रोग्राम स्पेशली वो कर रहे हैं जिस पर काफ़ी डायलॉग्स चल रहे हैं कि ये लोग हर स्कूल लेवल के ऊपर, हर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इसके लिए एक कोटा रखें कि यार हर बंदे के, जिस तरह अगर आपको, मेरे वक्त से तो पहले ये एनसीसी होती थी स्कूलों में, जिसके लिए बच्चों के लिए 20 नंबर सॉलिड होते थे, जो एनसीसी करता था। बिल्कुल। इसी तरह जो बच्चा प्लांट लगाएगा उसका फिर एक 2 साल या 3 साल तक उसकी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी केयर करेगा। तो उसके लिए एकेडमिया में ये लोग एक कुछ ग्रेस मार्क्स रख रहे हैं या इस तरह कुछ, जिसका तयन ऑब्वियसली एकेडमिया लेवल पे होगा, जो कि अच्छी बात है। ये एक्चुअली बच्चों का इंटरेस्ट इन प्लांटेशन, इन नेचर भी लेके आता है, और सेकेंडली आपकी एक किस्म की स्ट्रेटजी होगी टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एज वेल। बिल्कुल। मैं अभी आप इसी प्रोग्राम के इस हिस्से में आप लोगों से तजावीज़ ही ले रहा हूँ, यानी वो ये जो आवाम है वो अगर उस पर मतलब उसको आप अच्छी तजावीज़ देते हैं, तो ये जो अभी अब इन्होंने भी बात की, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जिस तरह बड़ा अच्छा इशारा किया, फिर मेरे उसमें एक और सवाल भी है। वो अवेयरनेस जिसका मैंने सवाल भी किया, तो वो हमें मतलब निचले लेवल पे नज़र नहीं आती। बिल्कुल रिफ़तुल्लाह साहब, मैं आपसे 100% इस बारे में एग्री करूँगा। जैसे आपने शुरू में बताया कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हमारे जितनी भी हैं वो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होंगे। बिल्कुल। अगर कल को कोई किसान है वो इस चीज़ से बेखबर है या इसको मसले को समझना नहीं चाहता कि जी मुझे क्या है, तो कल को उसी को जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबके हैं, हर एक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। यानी किसान को वो फसल छोड़नी पड़ेगी कि जो ज़्यादा पानी की डिमांड करती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप यानी ऐसे इलाकों में गन्ना उगाते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी है, तो हमारे एग्रीकल्चर के इदारों को या उनके माहिरीन को चाहिए कि वो वहाँ के किसान को गाइड करें कि भाई कि गन्ना आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, पानी की कमी हो रही है, आप ऐसे फसल की तरफ जाएं कि जिसको कम पानी की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी मस्जिदों, मिंबर और महराब जो है, वहाँ से भी इसके बारे में आवाज़ उठनी चाहिए। बहुत अहम जगह है जो पाकिस्तान में। बिल्कुल। और हमारे अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे जो उलमा हजरात हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल यानी मौजू बनाते ही नहीं हैं। वो आपको सवाब के लिए ज़िक्र व फ़िक्र के मशगूल रखने की तरफ आपको कोशिश करेंगे, लेकिन जो समाजी बुराइयां हैं, और मेरे ख्याल में जो पॉल्यूशन या और इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी समाजी बुराई है। इस बारे में मैंने कभी जो है ना मस्जिद के मेंबर से जो है ना ये बात नहीं सुनी। तो उन लोगों को भी अपना इसमें वो अदा करना होगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि जी सफाई निसफ़ ईमान है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यानी मुसलमान का घर या मुसलमान की इबादत की जगह भी बाज़ औक़ात जो है ना इतनी पाकीज़ा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ पे अमल करें, 50% भी अमल करें कि सफाई निसफ़ ईमान है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में इस्लाम का जो बुनियादी एक एम है वो तो इंसानियत है। तो इस हवाले से बिल्कुल भी जो है ना, मैं आप लोगों से ये सवालात कर रहा हूँ इस तरफ कि वो जो एक अवेयरनेस नहीं है या हुकूमत की तवज्जो नहीं है, वो यही है कि हुकूमत अगर इस तरह हमारा जो माशरा है, पश्तून माशरा है, उसमें ज़्यादातर जो है ना हमारे
इस्लाम की तरफ हम बहुत ज़्यादा माइल हुए। तो अगर इस तरह मतलब हुकूमत जो है मतलब इन उलमा के साथ बैठ के जैसे अगर वो मिंबर से इस पे बात करें, अवेयरनेस फैलाएं, तो ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए जो है ना बड़ा अच्छा इससे एक आगाही फैल सकती है। अच्छा, एक और सवाल इसमें ये है कि जो हमारा निसाब है, उस निसाब में क्या कुछ ऐसा तब्दील हुआ है उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से, ये जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से कुछ आया है? चूँकि आप माहिर हैं, अगर आप मालूम हो इस बारे में। बिल्कुल, मुख्तलिफ फोरम्स में हमारी अक्सर जब मीटिंग्स होती हैं तो यही कहा जाता है कि जी इन चीज़ों को निसाब में भी शामिल किया जाए। बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों को निसाब में शामिल किया जाना चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें निसाब में शामिल भी हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ निसाब में शामिल करने से बात नहीं बनती। मेरे ख़्याल में अगर आप निचली सतह पर इसको निसाब में शामिल करते हैं तो बच्चे पे बोझ बढ़ता है। उसके और भी तरीके हैं उनको इन चीज़ों से आगाही दिलाने के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली अभी आपने चूँकि निसाब की बात की है, तो बिल्कुल निसाब में क्लाइमेट के हवाले से और जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसको मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं उनके निसाब में ये चीज़ें शामिल की गई हैं, तो हैं निसाब में इस पर काम अच्छा, हो रहा है। इसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो आप तो माहिरीन हैं, मतलब आप कोई सियासतदान नहीं है, मैं ये नहीं है कि कुछ ऐसे सवालात हैं जैसे उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं चूँकि आप इस शोबे के माहिर हैं। एक जो है ना मेरे जहन में जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जैसे एक बहुत बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज जो जिससे अब हमें सामना है और आने वाले वक्तों में ये मज़ीद जो है ना शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो हमारी सियासी जमातें या जो हमारी सियासत है उसके अंदर इसका बिल्कुल जिक्र नहीं होता। क्लाइमेट चेंज का तो जी मेरे ख्याल से हर लेवल पे होता है, मगर उसकी नहीं तो आपकी हमारे सियासतदान में ये बात कर रहा हूँ कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में खड़े हो के वोट की बात करते हैं तो उसमें कभी जिक्र किया कि ये भी एक जो है ना ज़रूरी मसला है, हम ये करेंगे या आके जो है ना हम मतलब इस मसले को टेकअप करेंगे? जी असल मैं खुद इस सियासत से हूँ नहीं जिससे आपने वो किया, और प्लस ना मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड है, तो इस लिहाज से मुझे नहीं पता कि उनके मैंडेट है। आपने कभी किसी सियासतदान को सुना है? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, कभी उसने इलेक्शन कैंपेन में किसी टॉक शोज़ में कहीं वो हर मौजू पे बात करते हैं? मैंने तो मेरे ख्याल में नहीं सुना है। नहीं जी, मैं तो इस हवाले से बिल्कुल ब्लैंक हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? रिफतुल्लाह साहब, असल में बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो अपने मतलब की बात करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त उन्होंने वोट लेना होता है। और जैसे पहले भी बात हुई कि हमारे जो लोग हैं उनमें क्लाइमेट चेंज वगैरह के हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है। उनकी जो बेसिक नीड है या बुनियादी ज़रूरत है, जिसको आप रोटी कपड़ा और मकान कह सकते हैं या रोज़गार कह सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि हमारा सियासतदान जो है उस जगह को हिट करेगा जहाँ पे उसका वो हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मानसून से पहले हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ कंसल्टेशन मीटिंग्स होती हैं। हमारे जो उसमें मेजर वो जो है वो PDMA है, वो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं कि मानसून किस तरह से होगा, फ्लडिंग वगैरह की सूरत हाल अगर कहीं पे होगी सपोज़ खुदा न खास्ता, तो अपनी रिसोर्सेज मोबलाइज़ करते हैं। तो एक NGO है ये अलखिदमत फाउंडेशन जी, तो वो भी इसी पैटर्न पे हमारे साथ मानसून के दौरान राब्ते में रहते हैं। अच्छा, बल्कि मानसून के शुरू होने से पहले हमारे साथ उनकी डिस्कशन होती है और वो अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो मोबलाइज़ करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी ज़िले में या किसी इलाके में ख़तरा हो कि यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी या सैलाब का ख़तरा है, तो वो पहले से ही अपनी रिसोर्सेज वहाँ पे डंप कर देते हैं ताकि नागहानी सूरत हाल के दौरान सपोज़ अगर रोड बंद हो जाते हैं तो उनकी मोबिलिटी पे कोई फ़र्क ना आए। तो मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि वो तकरीबन 3-4 साल तो मुझे ख़ुद हो गए हैं अच्छा। इस प्रैक्टिस में। वो हर साल हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और फिर फीडबैक भी हमें देते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो किया। नहीं, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं जो है ना बिल्कुल कह देता हूँ कि ये जमात इस्लामी का बिल्कुल वो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा अच्छा एक ये वो काम कर रहे हैं। उनके अपने अस्पताल भी है, अक्सर वहाँ पे मतलब इलाज मुआलजे की सहूलतें भी हैं। वो मतलब यहाँ तक कि वो यहाँ सहाफ़ियों के लिए भी उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी है, तो वो बड़ा अच्छा उनका एक जो है ना, ऐसे मुल्क में हमारे जो है ना कम ये सियासी जमातें हैं जो इस तरह के जो वेलफेयर के काम है वो भी करते हैं।
तो मैं असल में मेरा जो सवाल था वो ये कि जैसे मतलब हमारे ये जो मीडिया है, मीडिया भी मैं उसका ज़िम्मेदार समझता हूँ कि उस तरह जो है ना इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे अभी हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये भी इसी हवाले से, और मैं अक्सर फ़ॉरेन मीडिया पे मैं जो है इस तरह की अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं देखता हूँ कि जो इन्वायरमेंट के हवाले से है, लेकिन हमारी मीडिया के भी ज़्यादातर फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है। तो मीडिया को भी जो है ना मैं खुद जो मतलब ये बिल्कुल हम बरमला कहते हैं कि उस तरह की मतलब वो तवज्जो नहीं है जिस तरह ये संगीन मसला है, जिस तरह ये मतलब हमें इससे चैलेंजेस है ये बनता जा रहे हैं, तो मतलब तवज्जो देने की जितनी ज़रूरत है उस तरह वो नहीं है। आप क्या कहते हैं, मीडिया कुछ है थोड़ा बहुत? मीडिया का ये है कि अभी जैसे चूँकि जैसे आपने ख़ुद कहा कि मीडिया एक हॉट स्पॉट को उठाता है, तो ज़ाहिरी बात है जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर मीडिया इसी चीज़ को हाईलाइट करता है, या अगर सपोज़ ड्राउट की सिचुएशन होती है उन चीज़ों को ज़्यादा वो हाईलाइट करता है, या गल्फ़ इवेंट होते हैं तो सारा मीडिया उसी की कवरेज पे लग जाता है, उसके काजेज़ वगैरह और उस पर फीचर्स भी लिखे जाते हैं। लेकिन यह है कि रीसेंट पास्ट में मीडिया ने इस चीज़ को एक इशू के तौर पे लिया है। और जैसे कि आज आपने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, उठाया है इस क्लाइमेट चेंज को, तो मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स जो हैं इस चीज़ को अब इसको एज ए प्रॉब्लम और एज ए चैलेंज जो है ना कि आगे जाके ये एक हमें चैलेंजिंग सूरत हाल से निमटना होगा, तो वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि बात वही है कि चूँकि उन्होंने भी अपना कारोबार चलाना है, उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे जिनसे उनकी रेटिंग बढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मीडिया का रोल भी अभी जो है ना और क्लाइमेट चेंज के हवाले से यानी वो उसको फोकस कर रहे हैं। यानी हम उसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं जी मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता। अगर ये वो होती तो फिर शायद मैं यहाँ पे ना बैठा होता और इस चीज़ को हम डिस्कस ना कर रहे होते। चलिए सही है। अच्छा बंगे साहब, आप चूँकि ग्लोव के एक्सपर्ट हैं, ये जो ग्लोव होते हैं ये सिर्फ गर्मियों में पड़ते हैं या इसकी सर्दियों में भी वाक़यात होते हैं? ये इसके सर्दियों में भी होते हैं, और इस लिहाज से पहले मुझे भी नहीं पता था, मगर ग्लोव प्रोजेक्ट में आने के बाद पता लगा, स्पेशली इन हमारे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, गिलगित हो गया, स्कर्दू हो गया, वहाँ पे ग्लोव इवेंट आता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ ऊपर से जम जाती है, पानी अंदर फिर भी रह जाता है। तो वो सर ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉपरली मानसूनी विंटर कंटिजेंसी प्लान केपी लेवल पे भी बनता है और उस जीबी लेवल पे भी बनता है, जिसमें वन ऑफ द इशू ये बताया गया है कि यार ये नॉट इन नवंबर दिसंबर बट इन फरवरी मार्च ये कहीं जाके इसके इवेंट्स होते हैं, जो कि रिपोर्ट भी होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और काफ़ी तबाहियाँ भी करते हैं। मगर चूँकि वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होते हैं तो वो नीचे आते आते इतना वो नहीं तबाही नहीं फैलाते हैं, क्योंकि वो पानी नहीं बनता, वो बर्फ़ ही रह जाती है नीचे फटते हुए। ये जो इसमें लेक होता है ना, जैसे वो कहा भी जाता है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, तो ये मतलब जो पानी इससे निकलता है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो बहुत ज़्यादा वो मतलब लाखों क्यूबिक मीटर्स का मतलब वो पानी होता है। जी जी। तो ये छोटे भी होते हैं या ये हर लेक जो है ना तकरीबन बड़ा होता है? ये तो जी डिफरेंट लेवल की, इसमें 3 कैटेगरीज इन्होंने जो डिफाइन की थी, जो कि मेट की रिपोर्ट से मुझे पता लगा कि इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं। इसमें 3 होती हैं, एक सुपरा ग्लेशियर होता है, एक मोरेन एंड ग्लेशियर होता है, और एक फिर अबव सरफेस होता है, जो कि आपको नज़र आता है, एक आपको नज़र नहीं आता, और एक इसके यूजुअली एंड पे एक लेक सा बना होता है, जिसमें ये एक्चुअली फीडिंग कर रहे होते हैं पानी का। तो ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इसका कुछ पता नहीं लगता। अभी आपको छोटा नज़र आ रहा हो, मे बी 2 हफ्ते बाद जो है वो बड़ा हो चुका हो, मे बी जो बड़ा हो वो आपको काफ़ी वक्त से वही नज़र आ रहा हो, वो ना बड़ा हो रहा हो ना छोटा हो रहा हो, वो उसी साइज़ में रह जाए। इसमें इसकी मिसाल मैं आपको पिछले साल की दूंगा, जब इन्होंने एक विज़िट किया, ग़ालिबन आप तो नहीं थे उस गुलेन वाले विज़िट में, जब इन्होंने तयन किया तो उधर एक जो लेक इन्होंने आइडेंटिफाई की थी कि जिसके फटने का ख़तरा है, वो एज़ इट इज़ रही थी। जो ये लोग गए तो उधर एक और लेक बन गई थी, जिसका इन्होंने फिर अलर्ट इशू करके 15 दिन पहले ही उसके लोगों को आगाह कर दिया था, अवेयर करा दिया था कि एनी टाइम फट सकता है। वो एग्जैक्ट 12 दिन थे या 13 दिन बाद फट गई थी, जो कि एक न्यूली फॉर्म लेक थी और ये जल्दी बर्स्ट भी हो गई थी।
और जो अच्छा। पुरानी लेक जिसे ये लोग खतरा समझते थे वो नहीं बस्ट हुई, अच्छा वो अभी भी खतरा है। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा मौसम के ऊपर भी आते हैं। ये जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं, यही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अब ये देखें सितंबर का बिल्कुल एंड है, तो ये कब तक, अभी तो बारिश भी होगी, फिर भी जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो 30, 31, 32 इसके रेंज पे है। ये मतलब ये कब तक टूट जाएगा ये जो जोर है गर्मी का? बिल्कुल इस पे बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फहद साहब की बात को जो है ना जी, छोटा सा प्लीज़। उसको एलेबोरेट करूँगा कि आपने जैसे कहा कि सर्दियों में भी ग्लेशियर के इवेंट्स हो सकते हैं या होते हैं, तो जो ग्लफ है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो, अच्छा। टेम्परेचर राइज की वजह से, या दूसरे भी फिज़िकल जो फिनोमेनाज हैं, जैसे सपोज़ अर्थक्वेक है, वो भी ग्लफ के इवेंट को ट्रिगर कर सकता अच्छा। है, या उधर जो मटेरियल और पड़ा हुआ है उसकी अपनी मूवमेंट की वजह से भी ज़मीन सिरक गई, या जो लैंडस्लाइडिंग है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़लज़ला वगैरह अगर आता है सपोज़ सर्दियों में, ठीक है ना, तो उससे लेक वगैरह है, जैसे बंगे साहब ने कहा कि ऊपर से तो बर्फ़ जम जाती है, नीचे उसके पानी होता है, चूँकि हीट बाहर निकलती नहीं है, तो उस वजह से वो इवेंट हो सकता है। अच्छा। दूसरा आपने मौसम की बात की, चूँकि ये है कि बात ही हम क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं, तो पहले मानसून इतनी शिद्दत से नहीं आता था इन इलाकों की तरफ, हमारे केपी के खुसूसन पेशावर से इस तरफ, लेकिन अब एक रीसेंट जो रिसर्च स्टडी है उसके हिसाब से जो मानसून का वो है वो तकरीबन कोई 80 से 100 किलोमीटर तक जो है ना वो पेनिट्रेट कर गया है हमारे उसकी जानिब, नॉर्थ वेस्ट की जानिब। अच्छा। तो उसमें हमारे केपी के भी इलाके आते हैं, और जो अपर खैबर पख्तूनख्वा है, चित्राल वगैरह, उन तक भी मानसून के करंट्स पहुंच जाते हैं। तो अभी ये जो आपका ये हफ्ता चल रहा है, इसमें तो 2-4 दिन अभी यही सिचुएशन रहेगी। टेम्परेचर 30-31 ज़्यादा नहीं है अगर अच्छा। उस हवाले से देखा जाए, लेकिन चूंकि हवा में मॉइस्चर की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से फीलिंग इसकी ज़्यादा होती है। आपको धूप में आप पसीना निकलते आता हैं है, तो बहुत तेज़ लगती है गर्मी बिल्कुल। ना। हाँ। तो अभी यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक हफ्ते के दौरान ये मॉइस्चर का वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है ना उससे मौसम थोड़ा सा यानी बेहतर हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने क्लाइमेट चेंज पर एक तफसीलन अपने माहिरीन से गुफ्तगू की, और जो मसाइल है वो आप लोगों के सामने रखें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं एक मरतबा फिर पोलियो के हवाले से जो वालिदैन हैं उनको खसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएँ। ये एक मूजी और ख़तरनाक मरज़ है। इसमें बच्चे जो है ना वो अपाहज हो जाते हैं और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसके हवाले से जो गलतफहमियाँ हैं कि इसमें वैक्सीन में कुछ मिलाई जाती है, ये बिल्कुल जो है ना ये सब बोंडा और फजूल प्रोपेगेंडा है। हमें जो है ना अपने बच्चों को एक मुस्तकबिल देना है, और मुस्तकबिल देने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको पोलियो के खतरे पिलाएँ। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।